नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का BLIS का कोर्स डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा BLIS 226 का लेक्चर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल लेक्चर चल रहा है अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए, जो 7 तारीख से आपको होने वाले हैं। और ये सेकेंड लेक्चर है 226 का। इससे पहले एक और लेक्चर डल चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आपने वो नहीं देखा तो वो देख लें। उसमें हमने 30 क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन को हमने कवर किया है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेगा वो 30 रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी जो आपके दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ही है कि सबका हेल्प हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके वीडियो को आप तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा BLIS 226 का अगला लेक्चर सीरीज़ है। ये लेक्चर सीरीज़ सेकंड है। इससे पहले एक और लेक्चर डल चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं हम लोग अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। तो आज हमारा जो BLIS 226 का है, ये सेकेंड लेक्चर हम ले रहे हैं। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 30 हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके लेक्चर को लास्ट तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाया है। और आपको बता दूँ, कोई भी ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं है जो स्किप कर रहे हैं। तो जो बार बार पूछ रहे थे बच्चे कि सर हमें क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो अभी के जो फ़िलहाल का जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने कुछ लेक्चर्स डाल दिए हैं, तो अब हमारे पास अभी टाइम है कि हम आपको ब्रीफिंग करें। पूरा जो छूट गया था वो सारा चीज़ हम कवर करें। तो उसी फॉर्मेट में हम लोग अभी जो लेक्चर है वो ले रहे हैं। तो अभी आप लेक्चर को देख के भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे मतलब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, देख लीजिए। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुड क्वालिटी लीड टू मोर प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट इन। जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी का हमने पिछले वाले लेक्चर में भी कवर किया था कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बोल रहा है जो गुड क्वालिटी होती है वो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, प्रोडक्टिविटी। और रिज़ल्ट हमें क्या आता है लास्ट में। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा इंक्रीज सेल में इंक्रीज़ होता है, मतलब इजाफा होता है। प्रॉफिट हमें मिलता है। मिनिमम लॉसेस कम होने लगते हैं, नुकसान कम होता है। एरर रिडक्शन, एरर की भी कमी होने लगती है। और रिड्यूसिंग कस्टमर कंप्लेन, और कस्टमर की कंप्लेन भी कम आने लगते हैं, क्योंकि हम जब क्वालिटी लोगों को देते हैं तो और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 6, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही गुड क्वालिटी के है, जो कि हमें प्रोडक्टिविटी देते हैं, और इसका रिज़ल्ट ये आते हैं। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द डैश मेन कंपोनेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है, कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के मतलब हैं कंपोनेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? 2, 3, 5 या 4? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 2, 3 टाइप के हैं। द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो वो 3 कौन कौन से हैं? यहाँ पे है प्लानिंग, रिव्यू एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। ये 3 तरह के हमारे TQ है, कंपोनेंट हैं TQ के। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हु इज़ गुरुज, और उनको हम एक्सपर्ट भी बोलते हैं, ऑफ TQM। मतलब TQM के जो गुरुज हैं वो कौन कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे W. एडवर्ड डेमिंग, वेल्टर A. सेवाट, फिलिप्स B. क्रॉसवे एंड जोसेफ M. जुरान। तो और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ही गुरुज हैं TQM के। और भी हैं पर ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इनको लिया है।
आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम क्वालिटी सर्कल डेवलप एंड वेयर। पहली बार जो क्वालिटी सर्कल है वो कहाँ डेवलप हुआ था और कब डेवलप हुआ था? तो वो हुआ था जापान में 1960s में। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइब्रेरी इज़ अ डैश ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन विद मेजर गोल टू सर्व द कस्टमर। लाइब्रेरी जो है वो क्या किसके ओरिएंट मतलब किसके लिए काम करती है, किस तरीके से काम करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेजर गोल जो होता है वो होता है कस्टमर को सर्व करना, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो वो है सर्विस। तो जो लाइब्रेरी है वो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी इज़ टू प्रोवाइड। तो लाइब्रेरी का जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है, प्राइम एक्टिविटीज़ जो होती है, ऑब्जेक्टिव जो होती है लाइब्रेरी के, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सर्विस, प्रोडक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऊपर के तीनों ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं लाइब्रेरी के। प्राइम ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन भी देना उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, सर्विस प्रोवाइड करना प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और प्रोडक्ट भी प्राइम ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 4 ऑल ऑफ द अबव। सेवन्थ क्वेश्चन है इन लाइब्रेरी यूज़र्स जनरली जज क्वालिटी इन डैश। लाइब्रेरी में जो यूज़र होते हैं वो क्वालिटी को कैसे जज करते हैं? तो ऑप्शन है हमारा कलेक्शन के द्वारा, सर्विस के द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा, स्किल एंड बिहेवियर ऑफ स्टाफ। जो आपके पास जो स्टाफ हैं लाइब्रेरी में जो वर्कर हैं उनके बिहेवियर के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। इन सारे मतलब कारणवश जो लाइब्रेरी में जो यूज़र हैं वो जज करते हैं क्वालिटी को। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन है एनी यूज़र ऑफ द लाइब्रेरी जज द क्वालिटी ऑफ द लाइब्रेरी बाय कीपिंग इन। कोई भी यूज़र जो लाइब्रेरी में है वो जज क्या करता है क्वालिटी को? कैसे? लाइब्रेरी में कॉस्ट ऑफ द सर्विस, एक्यूरेसी ऑफ द सर्विस, टाइमलेसनेस ऑफ द सर्विस, एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ टुवर्ड द यूज़र। तो कॉस्ट मतलब ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, इसके बेसिस पे भी वो लोग जज करते हैं। और एक्यूरेसी ऑफ द सर्विस, जो उनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो कितना एक्यूरेट है। और टाइमलेसनेस ऑफ द सर्विस मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा उनका। और एटीट्यूड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो स्टाफ मेंबर है उनके एटीट्यूड कैसा है। आप लोगों को बता दें, अगर आप जैसे कि आप BLIS कर रहे हैं, किसी ने CLIS किया होगा, और जो कोई MLIS कर रहे हैं, उन सब के लिए कि लाइब्रेरियन बनना जितना आसान है उतना आसान वो है नहीं, क्योंकि उसमें जो होता है एक पेशेंट चाहिए होता है। आप लोग एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं तो आप लोगों को बहुत पोलाइट बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये बोल रहा है एटीट्यूड आपका एक ऐसा होना चाहिए कि आपका जो यूज़र है आपके एटीट्यूड से भी सेटिस्फाई हो। तो एक तरह से आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका जो पोलाइटनेस है, ये सारा काउंट करता है कहाँ पे? जो आपका सर्विस जब प्रोवाइड करते हैं तब। ये भी एक क्वालिटी का पार्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ सिरकिन प्रिंसिपल ऑफ TQM टू एनहेंस लाइब्रेरी सर्विस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिरकिन ने प्रिंसिपल दिया था TQM को जिससे कि लाइब्रेरी सर्विस को एनहेंस किया जा सके। तो वो कौन सा है? चेंज आर ऑफ ऑपरेशन, यूज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टाफ असाइनमेंट, ask vendor to give product demonstration and take complaints, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर के सारे ही हैं प्रिंसिपल जो कि सिरकिन ने दिया था जिससे TQM को एनहांस किया जा सके लाइब्रेरी सर्विस में।
तो इसमें कैसे, जैसे कि चेंज आवर ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि 24/7 कर देना चाहिए। जब भी जिसको ज़रूरत पड़े वो आके लाइब्रेरी से अपने मतलब का, अपने यूज़ का जो नॉलेज है वो लेके जाए, इंफॉर्मेशन लेके जाए, सॉरी। फिर है सेकेंड, यूज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्टाफ असाइनमेंट। क्या है कि थोड़े फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन बना दें स्टाफ असाइनमेंट के रिलेटेड, तो ये भी एक तरह से क्वालिटी एनहेंसमेंट का काम करेगा। फिर आस्क वेंडर टू गिव प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। जो आपका वेंडर है, वेंडर कौन होता है? जो आपको बुके पहुंचाता है, जो लाइब्रेरी में बुके देता है, उसको वेंडर बोलते हैं। तो उसको बोलें कि वो जो प्रोडक्ट है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करे। और लास्ट है ट्रैक कंप्लेन। जैसे किसी ने कंप्लेन किया है तो उसका टाइमली निपटारा हो, ताकि जो यूज़र है उसको भी अच्छा लगे कि हाँ चलो हमारा काम सही से हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो हेजिटेट नहीं करेगा और लाइब्रेरी से छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो कंप्लेन करके अपना जो भी दिक्कत है उसको रिजॉल्व करेगा। तो ऑल ऑफ दी अबव 9 का ऑप्शन है। देखिए, मैं इन सबको इसलिए आपको डीप में समझा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ऐसे मतलब क्वेश्चन और आंसर पढ़ के मैं निकल लूँगा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको आप ज़्यादा वो मत करें कि लंबा हो रहा है। आप ये देखें कि आपके माइंड में ये काफ़ी टाइम तक रहेगा। जो मेरा एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझ में आएगा। वैसे आपने, अगर किसी ने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा या डीप में नहीं पढ़ पाए होंगे, तो उनके लिए बस ऐसा क्वेश्चन और आंसर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिल जाएगा, जो कि बाकी चैनल्स आपको करवा रहे हैं, और जिसके लिए मैं आपको बहुत मना कर रहा हूँ, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो आपके सिलेबस से बाहर का मैटर है। तो वैसे क्वेश्चन आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। अगर आप वैसे कुछ कर रहे हैं तो कृपया करके स्टॉप कर दें वैसा कुछ। और हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, एक्सप्लेनेशन को प्लीज़ करके आप ध्यान से समझें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। जितने भी जो ऑप्शन है वो सारे रिलेटेड हैं। आपको एक ऑप्शन से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, हाउ रिस्पॉन्सिवनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग लाइब्रेरी सर्विस। तो जो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम इवेल्युएट करते हैं लाइब्रेरी सर्विस को। तो यहाँ पे जो आंसर है उसका, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस जो लाइब्रेरी में होता है, जैसे होल हार्टेड एंडेवर टू प्रोवाइड सर्विस एज सुन एज पॉसिबल। मतलब जैसे एज स्टाफ हम अगर लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं तो हमें एक ऐसे बिहेवियर रखना चाहिए कि हम एक अच्छे तरीके से हम विलिंग रहें, ताकि कोई भी यूज़र आए तो उसको हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम अपने साइड से विलिंग रहे। उसको उसको देखने से ही लग जाए कि हाँ वो हमारे लिए काम करना चाहता है। ऐसा नहीं कि हाँ वो आपसे कुछ पूछ रहा है और आप बस बोल रहे हैं कि ठीक है बैठो, रुक जाओ, ऐसे करके फिर वो उसको भी लगेगा कि क्या है ये, तो सर्विस इतना अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, डिस्करेजमेंट होती है। वो जो आपका जो यूज़र है वो फिर डिस्करेज होगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट लेना फिर उसका कम हो जाएगा। तो प्लीज़ करके, अगर आप इस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो ये सारे नॉर्म्स एंड रूल्स को आप दिमाग में रखें। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है, हाउ कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग लाइब्रेरी सर्विस। अब कम्युनिकेशन जो है वो कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम इवेल्युएट करते हैं लाइब्रेरी सर्विस को। तो इसमें भी आता है जैसे लिसनिंग केयरफुली टू द यूज़र को बहुत ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद है एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग देम इन द लैंग्वेज इन विच दे कैन अंडरस्टैंड ईजीली। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपका हो जाता है, क्लियर कर लेते हैं, तो एक बात और है कि आपको रीजनल लैंग्वेज भी पता होना चाहिए। कई बार वहाँ पे लैंग्वेज भी पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि आपको दिस जैसे मान लीजिए आप कहीं साउथ इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन में रख देगा कि आपको कन्नड़ आना चाहिए, मलयालम आना चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो वहाँ के रीजनल लोग हैं उनको मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ में आता, तो उनको उन्हीं के लैंग्वेज में आप समझाओगे तभी उनको समझ में आएगा। तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन।
आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इज शोइंग प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग TQM इन लाइब्रेरी। इनमें से दिए गए में से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमें बताता है प्रॉब्लम्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं TQM इन लाइब्रेरी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। तो टेक लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस टू चेंज, जो आपके पास जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो रेजिस्ट करते हैं। तब इम्प्रूव द इरेगुलर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, जो आपके पास लाइब्रेरी स्टाफ है उनको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया हो तब, और उनको बताया गया नहीं हो, एजुकेट नहीं किया गया हो, तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। नॉट अप्लाइंग मार्केटिंग अप्रोच इन लाइब्रेरी, अब मार्केटिंग अप्रोच को अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मार्केटिंग अप्रोच क्या बोलता है कि जैसे कि पब्लिसिटी करना, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी में भी लोगों को बुलाना पड़ता है तो उनको बताना कि हाँ फ़लाने जगह पे कोई लाइब्रेरी खुली है, वहाँ पे आपको आपके मटेरियल, आपसे रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, पब्लिसिटी होती है, एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये सारे तरीके। या उनको कुछ इंसेंटिव देना जिससे वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी जैसे बच्चे पहले क्या होता था, उनको ऐसे ही भूखे पेट आ जाते थे, उनके पास खाने को भी नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने उनको इनकरेज करने के लिए, उनको मतलब बुलाने के लिए पढ़ने के खातिर उन्होंने मिड डे मील का जो स्कीम है वो शुरू किया। तो इससे क्या होता है, बच्चे खुद ही जाना प्रेफर करते हैं। तो ऐसा ही लाइब्रेरी सिस्टम में भी होता है। आगे चलते हैं हम। हाँ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 5, मतलब ऊपर के सारे ही जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम TQM को लाइब्रेरी में। 13th क्वेश्चन है, टू मेक और टू बिकम डिफरेंट, या तो कुछ अलग करना या खुद ही अलग हो जाना। गिव यू लॉजिक, गिव और बिगिन टू हैव और डिफरेंट फ्रॉम, और या किसी से बिल्कुल अलग ही बन जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चेंज। फ्रॉम द गिवन चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग रीज़न ऑफ चेंज। दिए गए में से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमें रीज़न बताता है चेंज का। तो ऑप्शन है हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही तीनों ही हमें रीज़न मतलब सफिशेंट रीज़न है जिससे हमें जो क्या है हम चेंज को हम अडॉप्ट करते हैं या चेंज आता है सोसाइटी में। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। 15th क्वेश्चन हमारा, डैश इज सिस्टमैटिक अप्रोच इन डीलिंग विद द चेंज बोथ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑन द इंडिविजुअल लेवल। तो इसमें क्या है, चेंज मैनेजमेंट जो होता है वो सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जिससे कि डील करते हैं विद चेंज से हम डील करते हैं बोथ पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे, चेंज मैनेजमेंट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम डैश पर्सपेक्टिव। तो कितने पर्सपेक्टिव में रेफर मतलब है चेंज मैनेजमेंट, 5, 4, 2 या 3। तो करेक्ट ऑप्शन है 3 मतलब और इसका जो करेक्ट यहाँ पे आएगा वो आएगा 2, TWO2, रेफर फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव। तो 2 पर्सपेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट और सेकंड है इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट। ये दोनों पर्सपेक्टिव हैं चेंज मैनेजमेंट के। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजमेंट ऑफ चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजर और टॉप लीडर इज़ नोन एज। जो चेंज मैनेजमेंट होता है, अगर हम मैनेजर के जगह से देखें तो क्या होता है, और जो टॉप लीडर होते हैं उनका, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट है उसका ऑप्शन। यहाँ पे आते हैं 18th क्वेश्चन पे,
द रेडिकल, फंडामेंटल और क्वांटम चेंज इज ऑल्सो नोन एज, जो रेडिकल, क्वांटम और फंडामेंटल जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट चेंज, डेवलपमेंटल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज या इंक्रीमेंटल चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। द चेंज डैट अकर ड्यू टू सम मेजर और सडन सरप्राइज टू द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। वो चेंज जो कि आता है बहुत अचानक से और मेजर चेंज होता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल चेंज, प्लान चेंज, अनसीमेंटल चेंज और लास्ट है अनप्लान चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, अनप्लान चेंज। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ चेंज रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट विद समथिंग दैट इज कम्प्लीटली न्यू इज। ये इस तरह का चेंज है जिसमें क्या होता है, चीज़ों का नवीकरण होता है, बिल्कुल ही नया हो जाता है, उसके प्रोडक्ट में, उसके प्रोसेसेस में चेंजेस आ जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल चेंज, डेवलपमेंटल चेंज, प्लान चेंज या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ट्रांजिशनल चेंज। ट्रांजिशन एक पीरियड होता है हिस्ट्री में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, तो ट्रांजिशन मतलब होता है, वैसे इसका मीनिंग बताऊं तो रैपिड चेंज, जिससे क्या होता है चीज़ें बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसको ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है। तो आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस हेल्प इन। जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो किस तरह से हेल्प करता है? मैनेजिंग चेंज प्रॉपरली, कंट्रोलिंग द चेंज, आइडेंटिफाइंग रिक्वेस्ट फॉर चेंज और लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो मैनेजिंग चेंज प्रॉपरली इसमें भी हमें हेल्प करता है, कंट्रोलिंग द चेंज में भी हेल्प करता है, चेंज को कंट्रोल करने में और आइडेंटिफाई करने में, रिक्वेस्ट फॉर चेंज में। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। डैश चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आर रिक्वायर फॉर ओवरकमिंग द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन है 3, 2, 5, 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, जिसमें 5 है, FIV 5। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो 5 कौन सा है? डायरेक्टिव स्ट्रेटजी, एक्सपर्ट स्ट्रेटजी, नेगोशिएटिव स्ट्रेटजी, एडुकेटिव स्ट्रेटजी, पार्टिसिपेटिव स्ट्रेटजी। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ मैनेजर इज यूज टू मैनेज चेंज इज विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। जब हम अथॉरिटी एंड पावर को इस्तेमाल करते हैं मैनेजर का, जिससे कि टू यूज टू मैनेज चेंज इज विच टाइप ऑफ चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये कौन से मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है? तो क्या वो एडुकेटिव स्ट्रेटजी होती है, नेगोशिएटिव होती है, डायरेक्टिव होता है या एक्सपर्ट स्ट्रेटजी होता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्टिव स्ट्रेटजी। 23rd का डायरेक्टिव स्ट्रेटजी करेक्ट ऑप्शन है। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस स्ट्रेटजी द टॉप मैनेजमेंट डिसीजन डिस्कस द वेरियस इश्यूज विद दोज टू आर अफेक्टेड बाय द चेंज इज डैश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, नेगोशिएटिव स्ट्रेटजी। इसमें जो स्ट्रेटजी जो है ये टॉप मैनेजमेंट डिसीजन से लिया जाता है। वेरियस इश्यूज विद दोज हु आर अफेक्टेड बाय द चेंज, ये उन लोगों से किया जाता है जो इस चेंज से अफेक्टेड होते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कोई स्लम एरिया है जहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनके जो स्लम जो घर होते हैं, जो मतलब कच्चे घर होते हैं, उनको तोड़ दिया और वहाँ पे वो बिल्डिंग बनाना चाहती है। तो क्या हुआ, उनके लिए तो चेंज हो गया पूरा, मतलब एनवायरनमेंट उनका चेंज हो गया। तो उनसे उन्हीं के लेवल पे जाके बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, क्योंकि अफेक्ट वो हुए, चेंज उनके साथ हुआ है, तो वो क्या होता है, नेगोशिएटिव स्ट्रेटेजी। तो उस टाइम क्या करते हैं लोग, नेगोशिएट करते हैं कि हम आपको अलग आपको रहने का जुगाड़ कर देंगे, आपके लिए रिहेबिलिटेशन मतलब सेंटर बना रहे हैं जब तक फ़िलहाल के लिए। तो ये सारा नेगोशिएटिव स्ट्रेटेजी होती हैं। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। डैश इज़ द एम्प्लॉयज़ रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ अपोजिट टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ये क्या होता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अपोजिट टू द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज करता है उसके अपोजिट ये लोग बिहेव करते हैं। तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। वो लोग रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, वो चेंज नहीं करना चाहते चीज़ों को। 26 क्वेश्चन है, द रीज़न ऑफ एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस टू चेंज। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो रजिस्ट क्यों करते हैं चेंज के लिए। तो ऑप्शन है हमारे, एम्प्लॉयज़ फील ओवरलोडेड। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत अपने आप को ज़्यादा मतलब प्रेशर फील करते हैं। फियर ऑफ अननोन एंड फेलियर। उनको लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है, और जो हम कर रहे हैं, अगर उसमें हम जो हमें नया चीज़ें हमें मतलब हमें करेंगे, क्या पता हम उसमें फ़ेल हो गए। तो ये, और आगे है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है चीज़ों के बारे में, इसके कारणवश भी। या लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4 ऑल ऑफ द अबव, 26 का करेक्ट ऑप्शन। 27th क्वेश्चन है, कोटर एंड सेल्सरिंग have suggested dash change approach to deal with the resistance to change। जो कोटर और सेल्सरिंग जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कितने प्रकार के चेंज, जिससे कि वो अप्रोच उन्होंने दिया था जिससे डील किया जा सके रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इसमें उन्होंने दिया था 6 स्ट्रेटजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 6 स्ट्रेटजी दिया था। वो कौन से 6 हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। एजुकेटिव एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन एंड इनोवेशन, फैसिलिटी एंड सपोर्ट, नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, मैनिपुलेशन एंड कोऑपरेशन, एंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। द डैश थिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। तो कितने प्रकार की चीज़ें हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब उनका सामान्य क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, 3। द 3 थिंग्स इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में। 29th क्वेश्चन है, वाइल डीलिंग विद रेजिस्टेंस टू चेंज। जब हम रेजिस्टेंस से जब आता है, तो हम जब रेजिस्ट करते हैं, जब उससे हम डील कर रहे होते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू रिमूव। तो उस वक्त मैनेजर का काम होता है कि वो रिमूव क्या करें, फियर, अनसर्टिनिटी, डाउट ऑफ द एम्प्लॉयज़, या लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। उनका जो मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्कर के अंदर से जो फियर है उसको हटाएं, ताकि वो चेंज के लिए रेजिस्ट ना करें। दूसरा, अनसर्टिनिटी, मतलब कुछ गलत नहीं होने का, ये उनको आश्वासन दे। और डाउट ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो भी उनकी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। द मेन टाइप ऑफ एक्सटर्नल चेंज इन द लाइब्रेरी इज़ डैश। तो मेन टाइप ऑफ जो एक्सटर्नल चेंज होता है, 2 तरह के चेंज होते हैं। टाइप ऑफ चेंज की बात करें तो एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल चेंज की बात कर रहा है कि कितने जो दिए हुए हैं उनमें से कौन से मेन टाइप ऑफ
एक्सटर्नल जो चेंज है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंज, पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रेंड्स, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लास्ट वाला, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही जो एक्सटर्नल चेंज है लाइब्रेरी में। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और जो हमने लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था 50+ वाला, जो 2 to 1 का क्वेश्चन का, उसका अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया कमेंट बॉक्स में। आपसे हमने 3 क्वेश्चन पूछे थे, प्लीज़ करके आप लोग रिप्लाई करें। हमें अच्छा नहीं लगता कि आप लोग ऐसे मतलब पढ़ नहीं रहे हो। आप लोग भी पढ़ाई शुरू करें, हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं। आप अपने लेवल पे भी कुछ क्वेश्चन ही दे रहे हैं आपको, कम से कम वो तो आप सॉल्व करें। तो आप हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता दें कि उनके लिए भी पीडीएफ हमने बना रखा है। ये सारे हिंदी इंग्लिश का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हर लेक्चर का पीडीएफ हम लोग अपलोड करते हैं। तो उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। जैसे आप लोग को यहाँ पे हेल्प मिल रहा है, हम चाहते हैं सभी का हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।